एक बेरोजगार की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होती है नौकरी। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। तो कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दिन? जिंदगी में सब ठीक ठाक है? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि आज पंकज जीना पॉडकास्ट में बात नौकरी की होने वाली है। यूं तो कहते हैं कि नौकरी सुख चैन जिंदगी को आपसे छीन लेती है, लेकिन यही नौकरी होती है जो बेरोजगारी के दिनों में आपको एक सुकून देती है, जो बताती है कि देखो अब ये बेरोजगारी के दिन ख़त्म हो गए हैं और अब ज़िंदगी में कुछ खुशी के दिन आ गए हैं। मैंने अक्सर इस दौर को देखा है, अपनी ज़िंदगी में गुजारा है और आसपास के लोगों से सीखा है और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। जब बेरोजगारी होती है ना, तो उस वक्त पे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक अदद नौकरी मिल जाए तो बस ज़िंदगी बन जाए। ख्वाब ये होता है कि नौकरी में आकर के ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे, जाने कितने ख्वाब बटोर लेते हैं हम मन ही मन। हर रोज़ सोचते हैं कि बस एक मौका और सब कुछ सही हो जाए। बस ऐसे ही तलाश करते हैं हम नौकरी। अलग अलग दफ्तरों में जाते हैं, अपने रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे बना करके इंतज़ार करते हैं कि कभी कोई एचआर हम पर भी मेहरबान हो जाए और वो कहे कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है, कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो नौकरी का सफ़रनामा होता है ना, बेरोजगारी से लेकर के नौकरी तक के सफ़र में, इस सफ़रनामे में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं हम। कई बार ख्वाब लेकर के जाते हैं एक नौकरी के दरवाजे तक और उसके बाद कुछ सालों बाद वो नौकरी एक बोझ की तरह हो जाती है। आज की जो कहानी मैंने लिखी है उसमें कुछ हिस्सा मैंने अपनी ज़िंदगी से लिया है, कुछ हिस्सा आसपास के लोगों से। जब मैंने लोगों से बात की, समझा, जाना, पहचाना, तो पता चला कि हर कोई लगभग एक ही रास्ते से गुजरता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट। वो बात अलग है कि सरकारी नौकरी की इज्जत बड़ी ज़्यादा होती है, पर उसे पाने में मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। मैं तो कहता हूँ कि सरकारी हो या प्राइवेट, नौकरी पाने में मेहनत तो बहुत लगती है मेरी जान। कई बार चप्पलें घिसती हैं, कई बार जिंदगी घिस रही होती है, लेकिन नौकरी हाथ नहीं आती। वो बेरोजगारी की सुबह शाम इतनी बेचैन होती है कि आपको समझ नहीं आता कि जिंदगी जिए तो जिए कैसे। ऊपर से रिश्तेदार कम होने को वो आपके आसपास हर रोज भटकते रहते हैं, पूछते रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आप जिंदगी में करेंगे क्या, आपका एम क्या होगा। अरे भाई, अपने करियर की फिक्र तो हर किसी को होती है ना, तो फिर ये रिश्तेदार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान क्यों हो जाते। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें हमने जिक्र किया है बेरोजगारी से नौकरी तक का। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेरोजगार से नौकरी तक। कितने भोले होते हैं ना हम जब नौकरी की शुरुआत करते हैं। मन में कोई कपट नहीं होता, कोई मैल नहीं, दिल में कुछ सपने होते हैं और कुछ कर दिखाने का जुनून भी। मेरा सामना जब नौकरी से पहली बार हुआ था, मैंने बस नौकरी के होने का ख्वाब देखा था। बेरोजगार जी बस एक नौकरी ही तो चाहती है। मैं अलग अलग कंपनियों में अपने रिज्यूमे भेजता रहा, सबको यकीन दिलाता रहा कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं दुनिया बदल के रख दूंगा। हर कंपनी का एचआर कहता, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे पास तुम्हारे लिए नौकरी भी नहीं है। घर पर बोझ बन गया था मैं, मुझे बस काम चाहिए था और ज़रूरत भर के पैसे। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई बहुत बड़ा पैकेज मिले। एक एचआर से तो बहस हो गई एक बार। मैंने तैश में आकर बोल दिया, अरे जब आप काम ही नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आ जाएगा मेरे पास। खैर, एचआर को मेरी इन बातों से बहुत असर पड़ा और उसने मुझे उस नौकरी से रिजेक्ट कर दिया। सरकारी नौकरी तो उम्मीद से बाहर की बात थी, प्राइवेट भी मिल जाती तो बहुत बड़ी बात होती। खैर, नौकरी ना सही, एक इंटर्नशिप ही मिल जाती। हज़ारों चक्कर अलग अलग दफ्तरों के लगाने के बाद सिक्योरिटी वाले भी अब मुझे पहचानने लगे थे। मैं जब जाता तो वो मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछते थे। ऐसा लगता था मैं बिन बुलाया मेहमान हूं जो इनके दफ्तर चला आता हूं। लेकिन जब आदमी की गरज होती है वो परवाह नहीं करता।
वो बस ट्राई करता रहता है। हर कंपनी मुझे उस इश्क की तरह लग रही थी जिसके बारे में रणबीर ने एक फिल्म में कहा था, एक तरफा इश्क की ना ताकत ही अलग होती है, ये औरों की तरह दो लोगों में बटा नहीं होता। बस ये बात मैं मानने को तैयार नहीं था। मुझे नौकरी से दो तरफा इश्क करना था। घर वाले उम्मीद छोड़ चुके थे। उनको लगा था मेरा जन्म सिर्फ बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए हुआ है। मजे की बात यह है कि मुझे बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा था। कहते हैं वक्त हर किसी का आता है। एक रोज मेरे नंबर पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, प्लीज चेक योर मेल। मैंने गौर से उस मैसेज को देखा और खुद से मन ही मन कहा, शायद अब किस्मत खुलने वाली है। मैंने नेट ऑन किया, मेल खोलनी चाहिए तो देखा डेटा पैक खत्म हो गया था। मैंने जल्दी से मम्मी को फोन करके कहा, मम्मी मेरा फोन रिचार्ज कर दो यार। मम्मी शायद ताई जी के साथ बैठी बातें कर रही थी तो उन्होंने कहा, अपने पापा को बोल। पापा को फोन किया तो पापा ने कहा, हाँ 5 मिनट रुक जा मैं करता हूं। वो 5 मिनट ना मैंने कैसे बिताए हैं सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। 5 मिनट बाद जब फोन रिचार्ज हुआ, मैंने नेट ऑन किया तो देखा एक मेल आई थी एक कंपनी से। मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। 2 साल से इतना ट्राई करने के बाद चलो कहीं मौका तो मिला। मैं इस बात से खुश था कि मम्मी पापा को अब ये नहीं लगेगा कि लड़का कुछ नहीं करता। शाम को मैंने माँ को बताया तो उन्होंने कहा, चल ठीक है, अब घर में सोता हुआ तो नहीं दिखेगा तू। मैंने कहा, अरे सोता थोड़ी था यार, नौकरी के लिए तैयारी तो कर रहा था। अगले दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। माँ ने दही चीनी खिलाकर भेजा था। उनको उम्मीद थी कि उनका बेटा कमाल कर जाएगा। मुफ्त वाली नौकरी यानी इंटर्नशिप के दिन शुरू हो गए। बॉस की डांट, इंटर्न वाला भेदभाव और लिमिट में रहने की सीख मिलने लगी। मेरे अंदर बहुत जुनून था। मुझे लगता था अगर दिल से काम करूंगा तो मेरी कंपनी मुझे जबरदस्ती नौकरी ऑफर करेगी। अब इंसान तो उम्मीद कर ही सकता है ना, उसे थोड़ी पता होता है कि उसने अपने जीवन में आगे क्या क्या देखना है। कुछ वक्त बाद ऑफिस की गॉसिप का हिस्सा मैं भी बनने लगा। बॉस की हर बात में हाँ में हाँ मिलाने लगा। उनके जोक्स जो बिल्कुल भी फनी नहीं थे, मैं उनमें जोर जोर से हंसने लगा। एक रोज मेरे एक सीनियर ने मुझसे कह दिया था कि अगर मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाता रहूंगा तो एक दिन मेरी नौकरी मेरे पास होगी। अब इंटर्नशिप गुजरती जा रही थी। मैंने काम तो सीख लिया था, लोगों का चहेता कैसे बनना है ये भी सीख लिया था। अब सब मुझे अपनी सीक्रेट बातें शेयर करते थे। कुछ लोग बॉस के बारे में, कुछ कंपनी के बारे में जी भर के बातें बताते थे। मैं सब सुनता, लेकिन अपनी राय या सलाह किसी को नहीं देता था। तकरीबन 8 महीनों की बेगारी के बाद मुझे एक नौकरी ऑफर हुई। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं खुश था क्योंकि बेरोजगारी वाला टैग हट गया था। अब मैं भी परमानेंट एम्प्लॉय हो गया था। बॉस की हाँ में हाँ अब भी मिलाना जारी था, लेकिन अब मैं ऑफिस पॉलिटिक्स में भी अपना योगदान दिया करता था। 1 साल तक ऐसे ही काम चला, और जब मेरा अप्रेजल नहीं हुआ ना, तो मैं बॉस और अपनी कंपनी का धुर विरोधी हो गया। धीरे धीरे मैंने दूसरी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे एक दूसरी कंपनी ने 40% की हाइक दी और मैंने अपनी पहली नौकरी को अलविदा कह दिया। बेरोजगारी से लेकर पैसों के पीछे भागने की दौड़ में एक लंबा सफर तय किया है मैंने। अगर कोई लेखक चाहे तो मेरे ऊपर एक किताब लिख सकता है। फिलहाल मुझे अपनी कहानी आपको सुनानी थी, सो सुनाती। बाकी शुक्रिया इतने प्यार से सुनने के लिए। आप ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए। मैं नौकरी बदलने के लिए नई अपॉर्चुनिटी देखता हूं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हम में से हर कोई ऐसे ही रास्तों से गुजरता है। जब हम शुरुआत करते हैं किसी कंपनी में तो पहले तो एक संकोच भी होता है मन में कि यार कैसे बात करेंगे, वो जो दफ्तर का नया कोना होगा क्या वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। कई बार ख्वाब देखते हैं जो नया कोना मिलेगा ना दफ्तर में, उसमें अपने मन की कुछ चीज़ें सजाएंगे
बाजार में किसी चीज़ को देखते हैं तो सोचते हैं कि इसे अपने दफ्तर की उस डेस्क में लगाएंगे। दफ्तर वाले कैसे होंगे? कैसे लोग होंगे जो हमसे बातें करेंगे? क्या हेलो हाय चलता होगा मेरे दफ्तर में? क्या यो ब्रो चलता होगा? ख्वाब है ना, नौकरी के बारे में जाने कितने ख्वाब होते हैं हमारे मन में। जब पहली दफ़ा आप एंट्री करते हैं ना अपनी नौकरी के लिए, अपने कैबिन में या फिर अपने ऑफिस में, तो एक घबराहट सी होती है, हाथ कांप रहे होते हैं। एंट्री करते हुए वो जो सिक्योरिटी पे गार्ड साहब खड़े होते हैं ना, वो भी बड़ा गौर से आपको देखते हैं। ओ, नया बकरा आया है कॉरपोरेट की दुनिया में। और उसके बाद आपकी एक दौड़ शुरू होती है, एक ऐसी दौड़ जिसमें आपको वक्त पर पहुंचना है, जिसमें आपको यो ब्रो, हेलो हाय, या आई एम गुड मैन, इस तरीके से बातें करनी है। एक ऐसी दौड़ जहां आपको हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाना है। एक ऐसी दौड़ जहां काम कम करना है लेकिन दिखाना ज्यादा है। मुझे लगता है नौकरी की ये दौड़ ही हमें इंसान से मशीन बना देती है। पहले जब कम पैसे मिलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम मिल रहा होता है, नौकरी मिल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने साथ वालों की सैलरी पे नजर जाने लगती है, नजर जाने लगती है दूसरों के लाइफस्टाइल पे। लगता है कि ओहो देखो इसकी जिंदगी मजे में चल रही है, अपनी जिंदगी में क्या है। फिर हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, और जिस ऑफिस पॉलिटिक्स से हम दूर रहते हैं, जिसके करीब नहीं जाते, उस ऑफिस पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व होने लगते हैं। हम देखते हैं लिंक्डइन पर देर तलक कुछ नौकरी के ऑफर्स, कहीं कोई पोस्ट खाली होती है तो उसमें जल्दी से अप्लाई कर देते हैं और सोचते हैं कि जवाब आए तो बैंक का अकाउंट बैलेंस बढ़ जाए। पहले हमें लाखों का पैकेज मिलता है तो खुशी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो लाख भी कम लगने लगते हैं। फिर जब महीने में हम लाखों कमाने लगते हैं तो चाहत उससे भी ज्यादा की हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि एक माया जाल है जिसमें हम फंसते जाते हैं, और हर किसी का यही किस्सा है। हमारी जिंदगी का भी कोई किस्सा नया नहीं है। वो बात अलग है, कुछ अलग से लोग होते हैं जो नौकरी सिर्फ इसीलिए करने आते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ अलग करना होता है, और उसके बाद वो कुछ सालों में उस नौकरी को अलविदा कहकर अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं। वो बात अलग है कि वो लोग वहाँ सिर्फ ये जानने के लिए आए होते हैं कि ये नौकरियाँ काम कैसे करती हैं, और आने वाले ज़माने में वो लोगों को नौकरियाँ देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का, आपकी नौकरी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब बात करते हैं पिछले पॉडकास्ट के बारे में। कल जो पॉडकास्ट हम लेकर के आए थे, और पिछले जितने भी पॉडकास्ट लेकर आए थे, उस पर आपके बड़े खूबसूरत से कमेंट पढ़ने को मिले थे। तो कल जो पॉडकास्ट था वो था क्षेत्रपाल सर के बारे में। उनको हम क्षेत्रपाल दो नामों से बुलाते थे। तो क्षेत्रपाल सर के पॉडकास्ट में कई लोगों के कमेंट थे, तो लगा कि आज उन कमेंट्स को पढ़ा जाए। तो चलिए अब उन कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट जो था वो संजीत का था। लिखते हैं कि स्कूल लाइफ के वो दिन बहुत याद आते हैं। दोस्तों के साथ इंटरवल में चाय और समोसा नमकीन की फाइट करते, मस्ती करते हुए बड़ा मज़ा आता था। कमाल यार, मतलब मैं तो चाय नहीं पीता था, लेकिन हाँ दोस्तों के साथ समोसे वाली फ़ाइट बहुत होती थी। संजीत बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से कमेंट के लिए। स्वाति ने कमेंट किया था कि फिर उसके बाद शुरू हुआ पटती पटता पठंती का खेल। पंकज जी बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट, फेस पर स्माइल बनी रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। अंकिता ने लिखा है कि जीना जी आज आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मेरे चेहरे पर मुस्कान लेकर आने के लिए जीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, तुम्हें भी दिल से। मनीष लिखते हैं कि दा आप हम जैसे हो या हम आप जैसे, मेरे ख्याल से हम सब एक जैसे हैं। शुक्रिया दा। तो मनीष मेरे भाई, मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि हम सब एक जैसे ही हैं। उसके बाद मिस्टर आवाज़ ने लिखा है आपका ये पॉडकास्ट बातें बीते दिनों में ले गया। ऐसा लग रहा है जैसे आज सैटरडे है और अभी अभी स्कूल से लौटा हूँ। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आवाज़, वो आवाज़ जो आने वाले वक्त में आपको सुनाई देगी अलग अलग फिल्मों में। तो गुड लक मेरे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए। रोहन कुमार ने लिखा है हेलो सर, क्या आप मुझे एक माइक्रोफोन सजेस्ट कर सकते हैं पोइट्री और पॉडकास्ट के लिए। तो मेरे दोस्त ये राइट का माइक है WR-800। मैं प्रमोशन तो नहीं करता, पैसे नहीं देता मुझे, लेकिन फिर भी तुम एक माइक यार कोई भी एक माइक लो और उसके बाद शुरू करते, कोई दिक्कत नहीं होती है।
एजे व्लॉग्स ने लिखा है, बिल्कुल पंकज दा, मैं 11th क्लास में था और हमारे स्कूल महर्षि विद्या मंदिर हल्द्वानी में कुलदीप सर थे, जिनका नाम हम बच्चों ने जिन रखा था। उन्होंने एक दिन मेरी खूब पिटाई की थी और मज़े की बात तो ये थी कि मैं अपने स्कूल का वॉइस हेड बॉय था। अच्छा, और हाँ, मैंने चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स बहुत पढ़ी है, और नाराज़गी भी और नागराज भी पढ़ी है, और वो क्रिकेट सम्राट भी पढ़ी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत मोहब्बत आपको। चेतू ने लिखा है कि हाँ जी सर जी, आपने आज स्कूल और टीचर लोगों की बहुत यादें ताज़ा की। जीना जी, कल गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने कल स्टेटस डालने के लिए पूरा दिन लगाया, क्योंकि ये यादें इतनी हैं कि उनमें ही खो जाते हैं। सर, आपने जो जो बातें कही हैं वो बातें लगभग मेरी ही ज़िंदगी में ऐसी ही हुई हैं। वैसे मेरी ये सिर्फ 18 है, छोड़ो वो। इसी पॉडकास्ट में आपने जो सुबह और दोपहर के स्कूल के बारे में कहा, वो किस्सा तो सेम हुआ है। मुझे भी सुबह के ही स्कूल पसंद होते हैं। और आपने वो दूसरे सर के बारे में कहा, वैसे ही हमारे भी सर थे कहानी में, और वो सबको व्यस्त करते थे। तो इन्होंने बहुत लंबा कमेंट किया है, तो शुक्रिया दोस्त इस प्यारे से कमेंट के लिए। मैं पूरा कमेंट जो है दिल से पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। पर मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार आपको। सोनिका ने लिखा है कि फेब्युलस, आपने स्कूल के दिनों की याद दिला दी, शुक्रिया। मिश्रा क्रिएशन लिखते हैं मस्त स्टोरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। माया ने लिखा है पंकु, शुक्रिया। और उसके बाद जो कमेंट है वाइट मीम्स का है कि हाउ क्यूट यू आर, लव यू, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। कोमल लिखती हैं कि यस सर, मैं भी टीचर्स के नाम रखती हूँ आज भी। अरे अब मत रखिए भाई। सैम ने लिखा था वो मार भी आज बड़ी खूबसूरत लगती है। यार मुझे तो खूबसूरत नहीं लगती वो मार मतलब होनी चाहिए थी उस लेवल की मार, नहीं होनी चाहिए थी जिस लेवल की पड़ती थी हमें। सिंह स्मृति ने लिखा है बिल्कुल सर, पढ़े हैं, बल्कि आज भी कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद BTS रीना लिखते हैं देखो देखो पंकज जीना के पीछे डिज्नी प्रिंसेस है। हेलो हाय, मेरा नाम BTS रीना है। तो शुक्रिया दोस्त। BTS रीना, तुम्हारा नाम BTS है, अच्छा नाम है। तो इतने कमेंट थे आपके, बहुत प्यारे लगे मुझे कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करिए और किसी एक रोज़ हम बैठेंगे आराम से, इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुकून देने के लिए शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत हमें सुकून देती है। सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।